अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान ने कल वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां की हैं, भारी तब्दीलियां हुई हैं जिसके आफ्टर शॉक्स आज भी देखे जा रहे हैं। आज औरंगजेब में जलसा करते हुए इमरान खान साहब ने अपने खिताब में बताया, उन्होंने रीजंस बताए कि क्यों उन्होंने वफाकी काबीना में तब्दीलियां की हैं। उन्होंने कहा कि जिस वजीर की कारकर्दगी नाकिस होगी उसको टीम से आउट कर दिया जाएगा। और अक्सर कप्तान मैच जीतने के लिए करता है, कभी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है और कभी जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको टीम से निकाल दिया जाता है और कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है। और उन्होंने यह भी इंदिया दिया है कि आने वाले वक्त में मजीद तब्दीलियां हो सकती हैं उन वज़रा की जो परफॉर्म नहीं करेंगे। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। हमारे पे जिम्मेदारी है कि हम मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें और मुसलसल टीम के अंदर तैयार हो चेंज करने के लिए। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। क्या वजीर आजम इमरान खान साहब ने साफ इशारा दे दिया है कि आगे भी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको तब्दील कर दिया जाएगा। कल जो वफाकी काबीना में रीशफल हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी और सबसे अहम कैजुअलिटी थे वो पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब थे, जिन्होंने 2011-12 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और पिछले 7-8 साल से उनको तैयार किया गया था कि ये पाकिस्तान के अगले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विजन है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आएगी तो मईशत में जो रिफॉर्म लाने का टास्क था वो असद उमर साहब का था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ वजीर खजाना नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा एक ब्रांड थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपनिंग बैट्समैन थे। और उनको अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर निकाला जा सकता है तो शायद आइंदा किसी पर आ सकता है। कल एक प्रोग्राम में ARY के प्रोग्राम में एंकर काशिफ अब्बासी साहब ने असद उमर से यह सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि आपको आपकी कारकर्दगी की वजह से हटाया गया है, जिस पर असद उमर साहब ने कहा और क्या वजह हो सकती है। असद उमर साहब ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया कि परफॉर्मेंस के अलावा और क्या वजह हो सकती है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि काबीना में रीशफल से 24 घंटे पहले नया पाकिस्तान स्कीम के लॉन्च पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए यह कहा था कि इस वक्त जो माशी बहरान है, जो महंगाई है, जो डिवैल्यूएशन है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं, उसकी जिम्मेदार नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिन्होंने पिछले 10 साल में इतना कर्जा लिया है कि एक दिन की जो किस्त है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है पाकिस्तान की, वो 6.5 अरब रुपए होती है। और जब इतनी बड़ी किस्त होगी तो महंगाई भी होगी, डिवैल्यूएशन भी होगी, तो पूरा जो माशी बहरान है उसकी जिम्मेदारी का इल्जाम उस वक्त इमरान खान साहब ने इस रीशफल से सिर्फ 24 घंटे पहले पिछली हुकूमतों में दिया। 10 साल में आपने मुल्क का कर्जा 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया है और आज तनकीद 7-8 महीने की पार्टी के ऊपर कर रहे कि जी फेल हो गई। पैसा इनका बाहर चला गया है। जब पैसा बाहर जाता है डॉलर्स लेके तो रुपए को यह नुकसान पहुंचाते हैं, रुपया कमजोर हो जाता है और जब यह रुपया गिरता है तो यह महंगाई आती है। जिन लोगों ने पिछले 10 साल यह हुकूमत की, उन्होंने जिस सतह की चोरी की इस मुल्क पे, तीनों खानदान अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, ये अमीर हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी वजह से सिर्फ दिन का कर्जों के ऊपर जो हम सूद देते हैं वो है 6 अरब रुपए से ज्यादा। मकरूज है मुल्क, मैं उस तरह पे पैसा खर्च नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के जो आपने बयान सुने वो कैबिनेट में रीशफल से 24 घंटे पहले के भी थे और आज औरंगजेब में भी उन्होंने ये दोबारा कहा है कि जो चोरी हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसकी वजह से जो पार्टीज थी उनके लीडर तो अमीर हो गए, अवाम गरीब हो गई, मुल्क गरीब हो गया। तो इमरान खान साहब बाकायदा ये कहते रहे कि जो बहरान है इस वक्त उसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर को तब्दील किया है तो इसका मतलब तो ये है कि वो एतराफ कर रहे हैं कि पिछले 8 माह में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी माशी पॉलिसीज थी वो नाकाम रही, वो फेल रही और इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब को तब्दील किया गया है। 8 साल तक उन्होंने तैयारी की, 8 माह में उनको हटा दिया गया। जबकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो माशी पॉलिसीज होती हैं उनके असरात आप देखते हैं कि 6 माह बाद, 8 माह बाद नजर आते हैं। इसीलिए हमारी राय भी ये थी कि कम से कम 2-2.5 साल का उनको वक्त देना चाहिए था ताकि पता चल सके कि जो पॉलिसीज वो लेकर आए हैं वो कितनी फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद जो नई तकरीर हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर हफीज को लगाया गया है।
हफीज शेख साहब मुशर्रफ के काबीना में भी थे, उस वक्त वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे और इसके बाद 2010 से 2013 तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना का हिस्सा रहे, जिसमें वो वजीर खजाना थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी थे। और इलेक्शन से 2013 के इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे। हफीज शेख साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका तजुर्बा इकोनॉमी को लेकर बहुत अच्छा है। मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज जो हैं, उनसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं सारी चीज़ों को, इसीलिए उनको टीम में लाया गया है। लेकिन अगर इमरान खान समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ कर्जा लिया, सिर्फ लूटमार की, तो ये देखना भी जरूरी है कि हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस उन 3 सालों में क्या थी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के वजीर थे। उन 3 सालों में पीपल्स पार्टी की टाइम में जो ग्रोथ थी उसकी शरह 3% से कम रही, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में रही। अब हफीज शेख अगर फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, पाकिस्तान के एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, तो कैसे वो ग्रोथ को बढ़ा देंगे? क्या मुमकिन है कि फौरी तौर पर तेल की कीमत कम हो जाए, बिजली की कीमत कम हो जाए, गैस की कीमत कम हो जाए, जिसकी तवक्को अवाम लगा के बैठी है, लेकिन शायद इसका जवाब नहीं में होगा कि इस तरह की कोई मुस्बत तब्दीली फौरी तौर पर नहीं आ सकती। तो हफीज शेख साहब अब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और अब मईशत जो है वो उनकी जिम्मेदारी होगी। इमरान खान साहब ने हफीज शेख के अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनको कल काबीना में डाला है, वो भी उनका बैकग्राउंड भी सिमिलर है। कोई स्टेटस को के लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मुशर्रफ के काबीना में थे, फिर पीपल्स पार्टी की काबीना में थे, जबकि 24 घंटे पहले, इस रीशफल से 24 घंटे पहले इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि तब्दीली की राह में रुकावट स्टेटस को की कुव्वतें हैं। वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि तब्दीली ना आए, स्टेटस को के लोग हैं, लेकिन अब वही स्टेटस को के लोग उनकी काबीना में भी आए। क्या कह रहे थे इमरान खान साहब? सुनिए। चेंज जो होता है ना, चेंज के सामने सबसे बड़ी रुकावट होती है वो छोटा सा ताकतवर मफाद परस्त टोला जो एक सिस्टम से फायदा उठा रहा होता है। वो चेंज नहीं आने देता क्योंकि वो फायदा उठा रहा है उससे, वो हर किस्म की रुकावटें पेश करता है। तो रिफॉर्म्स जब आप इस्लाहात करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, तो रास्ते में एक चीज आ जाती है रुकावट, वो लोग जो एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। तो आज क्या, पहले दिन से जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से ही शोर मचा दिया कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई? अभी तो गवर्नमेंट पहला दिन पार्लियामेंट में था, उन्होंने कहा जी फेल हो गई। ये वो लोग हैं जो एक पुराने निजाम से फायदा उठा के अरबोपति बन चुके हैं। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट साथ साथ नहीं है। इमरान खान साहब फरमा रहे थे 24 घंटे पहले, इस रीशफल से 24 घंटे पहले वो ये कह रहे थे कि तब्दीली वो लोग नहीं आने देते जो कि पुराने निजाम से फायदा उठा रहे हैं। तो क्या इस काबीना में ऐसे लोग आए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ ताल्लुक रखते हैं, जो कि माजी का हिस्सा नहीं रहे, माजी की हुकूमतों का हिस्सा नहीं रहे या स्टेटस को का हिस्सा नहीं रहे? तो ये इसका जवाब भी नहीं में होगा, क्योंकि हफीज शेख साहब सिर्फ वाहिद शख्सियत नहीं है। कल टीम में फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी डाला गया है, उन्होंने रिप्लेस किया है फवाद चौधरी साहब को। फिरदौस आशिक अवान साहिबा 2002 में काफी के टिकट पे एमएनए बनी, इसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमएनए बनी और 2008 से लेकर 2013 तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजीर थी। इनफैक्ट उस वक्त भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास थी। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को भी कल काबीना का हिस्सा बनाया गया है। पहले वो पार्लिमानी अमूर के वजीर थे, अब उनका कलमदान तब्दील करके उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है। 2002 में वो सेक्रेटरी दाखिला थे पंजाब के मुशर्रफ साहब के दौर में, और 2004 में उनको आईबी का सरबराह बनाया गया था। इस वक्त एजाज शाह के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहले ही कहा था कि अगर मुझ पर कोई हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी 4 लोगों पर आएगी, जिनमें से एजाज शाह साहब एक थे। उस दौरान एजाज शाह साहब को जो है ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस पर एतराज़ उठाया था, जिसके बाद उनको नहीं बनाया गया था एम्बेसडर। नदीम बाबर साहब को कल स्पेशल असिस्टेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। वो पहले एनर्जी टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे, अब जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर होंगे पेट्रोलियम के। और इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये आईपीपी ओनर हैं। ये भी इन पर इल्जाम है कि 80 अरब रुपए के वाजिबात इनकी कंपनी के हैं, सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइन कंपनी पर, और ये भी कहा जा रहा है कि वो वाजिबात इन्होंने दिए नहीं है, नैब का केस इन पर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, इनके ऊपर जो सवाल उठाया जाता है वो है मफादात के टकराव का, कि अगर इनका अपना आईपीपी है तो टास्क फोर्स में रहते हुए वो पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स ऐसा क्यों तब्दील करेंगे जिससे रिलायंस जो है वो थर्मल पर, आईपीपीज पर कम हो, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है या पानी से बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा हो। ये सवाल हमने भी उठाया था, और ये सवाल हमने किसी और से नहीं, असद उमर साहब से किया था कि टास्क फोर्स में, एनर्जी टास्क फोर्स में नदीम बाबर साहब है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? उनकी सिफारिशात से हुकूमत कैसे फायदा उठा सकती है? इस पर उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने क्या कहा था, सुनिए।
असद उमर साहब ने कहा था मफादात का टकराव इसलिए नहीं है कि नदीम बाबर किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ मशवरा देंगे, मशवरे पे अमल करना है या नहीं वो हमारा फैसला होगा। लेकिन अब असद उमर साहब काबीना का हिस्सा नहीं है, वो किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे नहीं है, लेकिन नदीम बाबर साहब जो कि इस वक्त सिर्फ एडवाइजर थे या टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे, अब वो पेट्रोलियम के स्पेशल असिस्टेंट होंगे, यानी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होंगे, यानी कि उनके पास इख्तियारात भी होंगे। और ये वाहिद वाकया नहीं है मफादात के टकराव का। हमारे ही प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने इस बात को एडमिट किया था कि वो आज भी डेस्कॉन कंपनी के शेयर होल्डर हैं। जब ये मामला उठा था डैम के हवाले से कि उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में एडमिट किया था कि उनकी शेयर होल्डिंग डेस्कॉन कंपनी में आज भी है। आप इस कंपनी को छोड़ चुके हैं, उससे आपकी क्या मुराद है कि अब आप कंपनी के चेयरमैन नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं है, या आप कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं है? नहीं, मैं शेयर होल्डर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा कोई हाथ मैनेजमेंट में नहीं है। ये भी सवाल उठ रहा है कि इस वक्त जो नई काबीना में लोग आए हैं वो इलेक्टेड नहीं है। इस वक्त 47 लोगों की टोटल काबीना है, जिसमें से 16 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो या एडवाइजर हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो कि इलेक्टेड नहीं है, नॉन इलेक्टेड लोग हैं। और बहुत से कलमदान ऐसे हैं, बहुत से महकमे ऐसे हैं जो कि इन अनइलेक्टेड लोगों के पास होंगे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पहले माजी में सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी पे पिछले अरसे में बहुत इल्जाम लगता रहा है, उन पर बहुत तनकीद होती रही है कि आपके फेलियर की वजह आपकी कमजोर माशी टीम और कमजोर मीडिया टीम है। लेकिन अगर आज आप देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब थे पीपल्स पार्टी के, आज तहरीक इंसाफ में है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी कि जो मीडिया मैनेज करती थी हुकूमत के लिए फिरदौस आशिक अमान साहबा, वो पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, आज वो तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। शमशान बुखारी साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे पीपल्स पार्टी के, आज वो तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है। और इसी तरीके से नदीम अफजल चंद साहब जो कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे, आज वो वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान है। तो जो तनकीद पीपल्स पार्टी पे होती थी कि आपकी टीम अच्छी नहीं है क्योंकि आप इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, मीडिया मैनेज नहीं कर सकते, तो वो सारी टीम आज तहरीक इंसाफ में मौजूद है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे। अली जैदी साहब, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि हम तो तनकीद करते आए हैं, आप तनकीद करते आए कि मईशत का बेड़ा गर्क किया है पीपल्स पार्टी ने, मीडिया मैनेजमेंट उनकी बड़ी कमजोर रही है। आज वही टीम जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाई थी 2008 से 2013 तक, वही टीम आज तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इस टीम के साथ आप कैसे कामयाब हो जाएंगे और ये क्यों नाकाम हो गए? पहली बात यह है कि आप एक 1 बाय 1 हर आदमी का, क्योंकि आपने पूरी तमीज बांधी है सारों की मिला के शहजाद साहब, 1 बाय 1 ले लें, किसी एक का नाम अपनी मर्जी से ले लें, मैं एक एक का जवाब देता जाऊंगा, फिर आपके सवाल का जवाब आखिर में दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने क्योंकि कहा कि हफीज शेख साहब से शुरू करते हैं, सबसे अहम कलमदान उनको दिया गया है। हफीज शेख साहब 3 साल रहे ग्रोथ पीपल्स पार्टी के दौर में। रिपीट ना करें। अच्छा चलें ठीक है, आपने सुन लिया, चलें ठीक है, मैंने भी सुन लिया पूरी। हफीज शेख साहब बताइए। देखें, ये है टेक्निकल पोजीशन, फाइनेंस इज समथिंग दैट, ये ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर मैं तो नहीं बन सकता, ना आप बन सकते हैं, ना कोई, ये एक इकोनॉमिक विजन वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का आदमी चाहिए होता है। अब हफीज शेख साहब में वो कैपेबिलिटी है। जहां तक बात है कि मैं आपके सवाल का जवाब भी साथ साथ दे देता हूँ, डिपेंड करता है लीडरशिप पे, विजन देना होता है लीडरशिप ने, और इन लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है। अब ये एक टेक्निकल पोजीशन है, तो जैसे कहते हैं टेक्नोक्रेटिक पोजीशन है, तो टेक्नोक्रेटिक पोजीशन में तो बहुत सारे पहले भी आए। बाय द वे, असद उमर साहब, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में कोई इलेक्ट होकर आया था। सारे के सारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, सारे ही इनडायरेक्ट या तो सेनेटर बन गए या टेक्नोक्रेटिक पोजीशन, टेक्नोक्रेट से जिनको पोजीशन दी गई। तो हफीज शेख साहब एक कैपेबल आदमी है, उनको एक टास्क दिया गया है, एक लाइन दी गई है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द लीडरशिप। आपने इंपॉर्टेंट बात की अली जैदी साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब उसको he has to perform accordingly to our policy। आप कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनके ऊपर जो टीम, जो लीडरशिप है वो अच्छी होना जरूरी है, वो उनका विजन देना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के दौर में शायद उनको विजन नहीं दिया गया, तो ये जो विजन देना है, जो कि लीडरशिप का काम है, ये विजन असद उमर साहब को नहीं दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, जो हफीज शेख साहब को देंगे और हफीज शेख साहब परफॉर्म करेंगे? असद उमर साहब आज भी विजन देंगे, लेकिन असद उमर साहब में भी खान साहब की नजर में, प्राइम मिनिस्टर की नजर में, वो वहां नहीं बैटिंग कराना चाह रहे उनको, या वो पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं और उनको कुछ और ऑफर करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो डिसीजन ले लिया।
I mean, ये तो प्राइम मिनिस्टर की जवाबदीद है ना, इट इज हिज डिसीजन, उन्होंने ले लिया। तो आपके ख्याल में अब हफीज शेख कल वो साहब मेरे बेहतर बारे में परफॉर्म ले करेंगे? लेंगे। जो अगर वो उनकी समझेंगे परफॉर्मेंस कि 3 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रही है वैसी नहीं होगी, अब इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि उनके वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे। हाँ बिल्कुल, और सदर आसिफ जरदारी नहीं होंगे। सही है, लेकिन असद उमर साहब परफॉर्म नहीं कर सके इसके बावजूद कि उनके वजीर आजम इमरान खान साहब थे। कैपेबिलिटी शायद उनमें एज पर द प्राइम मिनिस्टर शायद असद उमर साहब में ये कैपेबिलिटी ना हो। सही सर, तहरीक इंसाफ थ्राइव करती है अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर और मीडिया को आपने बड़ा मुस्बत तौर पे इस्तेमाल भी किया है। अब फिरदौस आशिक चौहान साहब जो है वो वफाक के तर्जुमान है, शमशान बुखारी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, नदीम चंद साहब वजीर आजम के तर्जुमान है, ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहाँ हैं तर्जुमानी करने के लिए? अब मैं आपके सामने तर्जुमानी तो कर रहा हूँ, साथ ही बैठा हूँ। आप कर रहे हैं लेकिन पोजीशन नहीं है ना, महकमा नहीं है, वो तो बाकायदा ऑफिशियली महकमा नहीं है। मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर आपके साथ बैठा हूँ ना, नंबर 1। नंबर 2, अब आप बड़े मजे की बात देखें आप जी, सारे पाकिस्तान के सारे एंकर ये जी इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती, इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती। अब ये मुझे बताएं कि कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स है कि जो 3 नाम आपने लिए हैं, फिरदौस आशिक चौहान, शमशान बुखारी और नदीम चंद साहब, आज यही 3 लोग आसिफ जरदारी की करप्शन एक्सपोज कर रहे होंगे टीवी के ऊपर बैठ के। नहीं तो ये अपना जाती तो मफाद इनको की तो वजह अंदर से की कर रहे होंगे तो या इसका प्रिंसिपल मतलब पोजीशन की क्या है? वजह से इसका कर रहे मतलब होंगे? क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको अंदर की कहानी भी पता होगी ना, क्योंकि वो हमारे पास आए, हम उनके पास नहीं गए। तो इसमें लगता है कि आपके पास ऐसे लोग पीटीआई के नहीं थे जो पीटीआई का विजन आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये कहूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने दौर में जो टीम बनाई थी वो टीम अच्छी थी, क्योंकि आप कह रहे हैं लीडरशिप अच्छी नहीं थी, टीम उन्होंने भी अच्छी बनाई थी। तो कप्तान भी टीम बनाना जानता है और आसिफ अली जरदारी भी टीम बनाना जानते हैं। उनकी टीम में जरूर हो सकता है ये अच्छे लोग हों, लेकिन विजन तो जो बॉटम लाइन होती है, जो डिलीवरेबल्स होते हैं उनका, वो तो फिर पार्टी की सीनियर क़यादत, जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो करती है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो कि पार्टी के चेयरमैन में वो बैठते हैं। उनका विजन है, तो इन्होंने उनका विजन सेल करना है। इन्होंने मतलब मजे की बात यह है कि ये तीनों आज बैठ के बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और ये पूरी पीपल्स पार्टी की चीजों की की करप्शन एक्सपोज। लेकिन अली जैदी साहब, ये तीन लोग वो हैं जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में अपनी हुकूमत की भी बड़ी तारीफ करते थे और पीटीआई पे तनकीद करते थे। जरा इसको इस एंगल से भी देख लीजिए कि फिरदौस साहब ने आपकी जमात के बारे में क्या कहा है। ओहो, मैं तो बड़ा पॉजिटिव, ये मैं तो इसी एंगल से देख रहा हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको पता होगा अंदर क्या हो रहा था। अच्छा, तो अब ये सारी चीजें और भी खोल के बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे। मैं आपसे वो कह रहा हूँ, सही, मैं तो पुराना हूँ ना जी, मुझे तो 20 साल हो गए ना पीटीआई जी में। बिल्कुल हो गए। तो अगर मैं डिलीवर नहीं करता और मैं अपनी परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर जो विजन है और जो मेरे डिलीवरेबल्स मेरे जो आइडेंटिफाई करके दिए, अगर मैं वो नहीं पहुंच रहा उससे, कल प्राइम मिनिस्टर मुझे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये तो पार्टी लेकिन अली जैदी साहब, आप 20 साल से हैं, आप एक अरसे से पार्टी में, मुझे तो अब खतरा लग रहा है क्योंकि जो नया सीजन चला है उसमें या तो नॉन इलेक्टेड शख्स आ रहे हैं या वो लोग आ रहे हैं जो कि दूसरी पार्टी से आए हो। तादाद पीटीआई के जो ओरिजिनल फेसेस है उनकी कम होती जा रही है। मुझे देखिए, ओरिजिनल और नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मैं आपको बता दूं, चले मैं आपको इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और किसी हर चीज की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, चाहे उनकी फिलैंथ्रोपी में, चाहे उनकी जो उससे पहले जिंदगी क्रिकेटिंग डेज की थी उसमें, और पॉलिटिक्स में, वो डिलीवरी के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करते हैं। अली जैदी साहब कॉन्स्टेंटली परफॉर्म, और उनकी परफॉर्मेंस का जो बेंचमार्क है वो ये नहीं है कि आप महीने में कितना पैसा कमा के हमें दे रहे हैं, ये है कि आप आइडियोलॉजिकल पे कितनी डिलीवरी कर रहे हैं। और अगर आप अली जैदी साहब, जो मर्जी हो। अली जैदी साहब, क्योंकि मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी मौजूद है और पीपल्स पार्टी की टीम की बात हो रही है, जरा इनसे मैं सवाल करूं आपसे, 2-3 अहम सवाल और भी करने हैं। मैं एक सोए में बैठा हूं, मैंने आपसे 1-2 अहम सवाल करने हैं, मैं आपकी इजाजत से। जी पूरा शो मुस्तफा भाई ठीक है, मेरे बड़े सवाल, क्योंकि यहाँ पे आपने बड़ी अहम बात की। मुस्तफा साहब वो कह रहे हैं कि ये जो चारों लोग अब आए हैं ना, वो देखें इनकी पार्टी में आके आपको एक्सपोज करेंगे, क्योंकि वो सारा कुछ जानते हैं कि क्या क्या करप्शन हुई है, तो वो तो एक्सपोज करते रहेंगे। वो कह रहे हैं मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पर। देखिए, इस वक्त अवाम का मसला एक्सपोज करना नहीं है, अवाम का मसला इस वक्त महंगाई है, महंगी बिजली है, महंगी गैस है, महंगी अद्वियात है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, वो मसाइल हैं। और उन मसाइल की वजह से असद उमर साहब और दीगर जो इनके काबीना के मेंबरान थे उनकी छुट्टी की गई। वज़ीर आज़म ने आज तस्लीम कर लिया कि उनकी जो पिछली 8 महीने की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी, और अपोजिशन बाहरा ये शोर मचाती रही कि हुकूमत के पास बहुत से ऐसे मौके आए कि जिनमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म किया जा सकता था, लेकिन नहीं की गई, और उसका नतीजा ये निकला। और इसमें भी हुकूमत ने जो फैसला किया, गो के इन्हें करना चाहिए था, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि ऐन 5 हफ्ते पहले जब इस मुल्क का बजट आना है तो आपने वजीर खजाना को हटा दिया। आप अभी इस महीने के आखिर में
साबका वजीर खजाना असद कह के गए हैं कि इस महीने के आखिर में IMF के साथ कंक्लूड करेंगे अपना एग्रीमेंट। लेकिन आप लोग तो खुश हैं ना, बिलावल साहब ने तो कहा ये तो अच्छा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आप पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल। सियासी दबाव के बावजूद भी इमरान खान साहब ने फिर टीम को चेंज करने का फैसला किया, तो इस पे तो ये तो पॉजिटिव बात नहीं है। देखिए पॉजिटिव बात जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आप इनकी नॉन सीरियसनेस का इस चीज से अंदाजा लगाइए कि आज भी इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज भी इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे कि हाँ अवाम के मसाइल, और हम जो नया आदमी लेकर आए हैं उसका ये इकोनॉमिक विजन है। वो एक शख्स आया है 5 हफ्ते पहले बजट से, हफीज शेख साहब हमारे कॉलीग रहे हैं, जब आपने भी रखा होगा कुछ सोच समझ के ही रखा होगा ना, 3 साल साथ रहे। एक अच्छी रेपुटेशन है जो डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ। और आप तो अभी पिछले हफ्ते तक बैठ के कह रहे थे कि हमने देखे मुश्किल हालात में भी परफॉर्म किया है, तो वही अगर फाइनेंस मिनिस्टर अब तहरीक इंसाफ की टीम में आ जाता है तो उसको तो फिर मैं तो कह रहा हूं कि वो मल्टी डोनर जो हमारी डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और एक अपराइट किस्म के आदमी है। तो उम्मीद हम करते हैं कि वो यहाँ पर भी इन मुश्किल हालात में भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा को अब तर्जुमानी करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। ये भी अच्छी बात है, आप ही के लोग हैं, वो कह रहे हैं लोग सारे अच्छे ही है, लोग सारे अच्छे, लीडरशिप अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे कोई एक और साबका जो है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वो शायद वजीर आजम ना बन जाए, क्योंकि सारी टीम तो हमारी ले आई है। शायद वजीर खारजा जो एक शायद हो सकता है, नाम तो चल रहा है। लेकिन एनीवे सीरियसनेस की तरफ आते हुए देखिए इस वक्त चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं इस मुल्क को जी। उन चैलेंजेस के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हुए पिछले चंद दिनों में वो हमारे सामने है। हुकूमत की माशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकामी की तरफ जा रही है। इन मामलात को इस वक्त संभालने की जरूरत है, मुल्क को संभालने की जरूरत है और उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस इनको दिखानी होगी, अवाम को रिलीफ देना होगा। और अगर ये चीजें इन्होंने ना की, महंगाई बढ़ी, IMF की शरायत को अगर माना गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने आगे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना में रीशफल हो चुका है और आज जैसे मैंने बताया वजीर आजम इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी अपनी टीम में तब्दीली करें अगर उनको लगता है कि उन्होंने मैच जीतना है, तब्दीलियां की जानी चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये मीसाके मईशत की बातें हर दौर में होती रहती हैं कि मईशत एक ऐसा इशू है जिसपे सियासत नहीं होनी चाहिए, तो अब जब हफीज शेख साहब आपकी मिनिस्ट्री, आपकी दौर में काम कर सकते हैं, PTI के दौर में काम कर सकते हैं, तो वाकई कोई प्रैक्टिकली है, पॉसिबल है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बैठकर इस पर मिसाके मईशत करें या सिर्फ पॉलिटिक्स ही होती रहेगी मईशत पर? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बात खड़े होकर आसिफ ज़रदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब दोनों ने यह कही है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। इस मुल्क को जरूरत है, जिस तरफ माशी हालात जा रहे हैं, अवाम की जो मुश्किलात है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। IMF से आपने पैकेज लेना है, बहुत सख्त शरायत होनी है, महंगाई और बढ़नी है, इस चीज की अशद जरूरत है। अब आप स्टॉक मार्केट को देखें, 3000 अरब रुपए, 3 ट्रिलियन रुपीज अभी तक वाइप आउट हो गए वहां पर। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5% तक IMF प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगले 5 सालों में इतनी रहेगी। इन्फ्लेशन आपकी डबल डिजिट्स में चली जाएगी। तो ये अवाम के लिए सीरियस मुश्किलात होनी है, बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, लोग तो बाहर निकल आएंगे। तो इस सारे मामले पर संजीदगी से अगर गौर करना है, हमने मुल्क को बचाना है, मुल्क को एक सही सिमत में लेके जाना है, तो हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। लेकिन जो इनकी खान साहब जो मुख्तलिफ मौके पे जो गुफ्तगू करते हैं, जो इनके दीगर वज़रा गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद कोई मौका रह नहीं जाता। लॉन्ग टर्म में मुल्की मफाद में ये है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, क्योंकि खजाने में इतना पैसा नहीं है कि बार बार हुकूमत पाकिस्तान अदा करे, ये पैसा आवाम को ही देना है। और मैं उम्मीद ये करनी है कि आगे जाके एनर्जी मिक्स तब्दील होगा, बिजली सस्ती होगी। मसला ये है कि जब ये मुश्किल फैसले लेते हैं, चाहे वो असद उमर साहब लें या हफीज शेख साहब लें, आप पहले सड़कों पे निकलेंगे, आप ट्रेन मार्च करेंगे, आप एहतजाज करेंगे कि महंगाई हो रही है, जबकि आपको भी पता है कि ये फैसले मुल्क के मफाद में है। देखिए और भी कई ज्यादा चीजें थी जो इस वक्त हुकूमत कर सकती थी, जो हुकूमत ने नहीं किया। आपकी इसके ऊपर हम एक बड़ा लंबा डिबेट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुल्क में क्या क्या जरूरत है। PTI का अपना नारा था कि हम आएंगे और आते साथ ही हम टैक्स बेस को बढ़ा लेंगे, और अगर प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हो तो इस मुल्क में तो लोगों ने बड़े टैक्सेस देने, और उनका तो बयानिया ये था। और जब से ये हुकूमत में आए, टैक्स बेस को इन्होंने इंक्रीज की, कोई FBR के अंदर रिफॉर्म लेकर आए। आप एक शोबा मुझे बता दें कि जिसके अंदर से इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की हो, एक कानून साजी बता दें जो कौमी असेंबली में ये ले आए। 8 महीने हो गए, गालिबन ये तस्लीम किया इमरान खान साहब ने कि FBR में रिफॉर्म्स नहीं आए, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा, जिनका उन्होंने वादा किया था। इसीलिए उन्होंने एक सख्त फैसला किया है कि अपने पार्टी के एक अहम फेस को उन्होंने साइडलाइन किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और किसी भी लीडर के लिए फैसला करना आसान नहीं होता। देखिए अगर टैक्स बेस वो नहीं बढ़ाए, उन्होंने तस्लीम किया, वो अगर FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया 450 अरब रुपए का हिस्टोरिक शॉर्टफॉल, टैक्स नहीं इकट्ठे कर सके, उनकी गलती।
लेकिन इसकी कॉस्ट आम आदमी क्यों पे करे? एक आम आदमी के लिए बिजली क्यों महंगी हो अगर हुकूमत 450 अरब रुपए कलेक्ट नहीं कर सकी? आम आदमी के लिए गैस क्यों महंगी हो अगर हुकूमत टैक्स बेस नहीं बढ़ा सकी? उसने तो वोट देना था इमरान खान साहब को रिफॉर्म्स के लिए, तब्दीली के लिए, उसने तो दिया। अगर टैक्स कलेक्शन नहीं होता, ये इनका फेलियर जरूर है। लेकिन मुझे ये बताइए ना, आपका दौरे हुकूमत था, पीएमएलएन का था ना, टैक्स बेस वहां पे बढ़ा, कभी हमने नहीं देखा कि जो फाइलर्स हैं उनमें कोई बहुत इजाफा हुआ हो या टैक्स बेस में कोई बहुत ज्यादा इजाफा हुआ हो। दूसरा ये बात तो फैक्ट है कि जितना कर्जा लिया गया है आज पाकिस्तान को इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। 2000 अरब रुपए पाकिस्तान जो है वो या तो लोन पेमेंट या उसके इंटरेस्ट पेमेंट में करता है। ये तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लिया है। ये 2000 अरब का जो बजट जो बर्डन है हमारे खजाने पे, ये तो आप लोगों का ही डाला हुआ है। ये बात तो फैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। डेट रिसर्विसिंग अगर करनी है हमने और उसके लिए कि हमें खतीर रकम चाहिए, तो हम तो पुराने पाकिस्तान वाले थे ना, आप नए पाकिस्तान वाले। आप नहीं। हाँ। उनका मुकदमा क्या था, उनका बयानिया क्या था कि मैं अगर हुकूमत में आऊंगा तो मैं मजाल है कि मैं किसी मुल्क के पास पैसे मांगने के लिए जाऊं, मजाल है कि मैं IMF के पास जाऊं, मैं तो खुदकुशी को तरजीह दूंगा। ये तो इन लोगों की गलत पॉलिसीज हैं। मैं तो कर्जा लूंगा ही नहीं। और आपके सामने है कि इन्होंने पिछले 8 महीने के अंदर $5.2 बिलियन का अभी तक ये कर्जा ले चुके हैं। ये तो सिर्फ इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जो चाइना, सऊदी अरब, UAE, इनसे जो कर्जा जात लिए गए, ये तो सिर्फ वो हैं। ये कर्जा किस लिए लिया गया है? ताकि आपका कर्जा उतारा जाए। इंटरनल बोरोइंग जो है, वो इंटरनल बोरोइंग के आप फिगर्स देखें तो इनके तमाम दावे खुल के सामने आ जाते हैं। गुजारिश ये है कि हमारी इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें जो चीजें करने की जरूरत है उसके ऊपर आज भी ये आगे बढ़े, ऑपोजिशन से बात करें। वजीर आजम तो हाउस के अंदर नहीं आते। 8 महीने में आप खुद बता दीजिए कि कितनी दफा वो कौमी असेंबली के अंदर आए। अगर हाउस को एतमाद मिले, ऑपोजिशन को एतमाद मिले, ऑपोजिशन साथ चलने के लिए तैयार है। साथ बैठने में एक मसला है ना, वो कहते हैं कि आपकी लीडरशिप चोर, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर है, तो ऐसे लोगों के साथ तो वो नहीं बैठेंगे। शायद अगर कोई नीचे आप जैसा शख्स या कोई फाइनेंस समझता हो वो बैठ जाए तो ठीक है, लीडरशिप के साथ तो बैठना मसला होगा ना, क्योंकि वो कैसे, उनकी नजर में अगर वो चोर है बिलावल साहब, जरदारी साहब, तो कैसे बैठेंगे साथ? देखिए, कौम के लिए जो फैसले करने होते हैं हमें उसमें सियासी नारों से बाहर निकलना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान कशीदगी इंतहा पर पहुंच गई। हमें उस वक्त दुख हुआ कि वो एक ऐसा मौका था कि जिस और इस पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान यकजान और यक कल्ब था। एक जगह, एक टेबल पर पाकिस्तान, तमाम ऑपोजिशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वजीर आजम वहां पर नहीं आए। वजीर आजम को बड़ा दिल दिखाना होगा, जो एहतसाब है वो जारी रखें, लेकिन एहतसाब शफाफ हो और अक्रॉस द बोर्ड हो। वो हमारा मुतालबा रहेगा, उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर ना हो, लेकिन जो कौम के लिए फैसले करने के लिए जरूरी है उसमें आगे बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आज इमरान खान साहब ने ये तो कहा है अपने चीफ मिनिस्टर से कि आप अपनी टीम पे नजर रखें और टीम में तब्दीलियां करें अगर जरूरत है, लेकिन क्या कप्तान KP और पंजाब के कप्तान को भी चेंज कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। वफाकी काबीना में रद्दोबदल के बाद आज वजीर आजम इमरान खान ने इंदिया दे दिया है कि तब्दीलियां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के काबीना में भी आ सकती हैं। उन्होंने आज औरंगजेब में जलसा करते हुए यह कहा है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स अपनी टीम पर गौर करें, जरूरत पड़ सकती है मैच जीतने के लिए टीम में तब्दीली हो, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करना पड़ सकता है और शायद इस बात की भी जरूरत पड़ सकती है कि नए खिलाड़ियों को टीम में इन किया जाए और जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे उनको टीम से आउट किया जाए। क्या कह रहे थे इमरान खान साहब आज औरंगजेब में, सुनिए। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे थे जो अच्छा कप्तान होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। तो अगर कप्तान को महसूस हो कि टीम में तब्दीली करनी है, वो तब्दीली फौरन कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा हो रहा है कि क्या सिर्फ मैसेज ये है कि महमूद खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब अपनी टीम में तब्दीलियां करें, या कप्तान इमरान खान साहब ये भी सोच रहे हैं कि इन दोनों कप्तान को तब्दील कर दिया जाए? और क्या खासतौर पर नजरें इस वक्त चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की कुर्सी पर हैं, क्या उनको भी तब्दील किया जा सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कल असद उमर साहब को जब हटाया गया, जो कि पोस्टर बॉय थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस थे, कहा यह जा रहा है कि जब उनको तब्दील किया जा सकता है तो उस्मान बुज़दार तो बहुत अरसे के बाद पार्टी में आए थे, इलेक्शन से थोड़ा से पहले पार्टी में आए थे, ना वो पार्टी का ब्रांड है ना वो पार्टी का फेस है, तो उनको भी तब्दील किया जा सकता है। ये और बात है कि माजी में
इमरान खान साहब ने यह कहा था कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में रहेगी तब तक उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा। उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर है। माजी में तो इमरान खान साहब वाज़े तौर पे सपोर्ट करते रहे उस्मान बुज़दार को, यह भी कह चुके हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी पंजाब में तब तक उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपनी बात पर कायम रहेंगे या चीफ मिनिस्टर बुज़दार को तब्दील करेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब। मीर साहब, आज औरंगजेब में जलसा करते हुए इमरान खान साहब ने दोनों चीफ मिनिस्टर्स को यह कहा है कि अगर आपको अपनी टीम में तब्दीली करनी है तो वो तब्दीली कर लें। तो आप ये कह रहे हैं कि वो टीम की तब्दीली नहीं होगी, बाकायदा चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की और खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की भी तब्दीली हो सकती है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब पंजाब असम्बली ने अपने अरकान की तनख्वाहों और मुराआत में इजाफे का बिल मंजूर किया तो उस पर इमरान खान साहब ने पब्लिकली अपनी मायूसी का इजहार किया था और फिर उस्मान बुज़दार साहब को इस्लामाबाद बुलाया और उनके सामने अपने कंसर्न्स जो है वो रखे। उसके बाद से इमरान खान साहब जो हैं उनका जो उस्मान बुज़दार साहब पर एतमाद है वो यकीनन कम हो गया है। दूसरी तरफ कुछ जो इमरान खान साहब के खैर ख्वाह हैं, उनके साथी हैं, वो उनको काफ़ी दिनों से मशवरा दे रहे हैं कि आपको उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अपना जो ओपिनियन है उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सरबराह हैं और आप उनको हर वक्त इस्लामाबाद से बैठकर गाइड नहीं कर सकते। तो अगर वो फेल हो गए तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में फेल हो जाएगी और इसका अल्टीमेटली आपको बहुत नुकसान होगा। तो पहले तो इमरान खान साहब इस ओपिनियन को इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से उन्होंने इस ओपिनियन को अहमियत देनी शुरू कर दी है और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ सलाह मशवरा भी किया है। बज़ाहिर आज भी जो पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने ये तरदीद किया है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कोई पंजाब के वज़ीर आला को हटाने के बारे में गौर कर रहे हैं, तो वो तरदीद कर रहे हैं। तो ये वैसी ही तरदीद है जैसी कि चौधरी फवाद साहब भी कर रहे थे कि काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही और वो खुद भी तब्दील हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए बड़ा नागुज़ीर हो चुका है और इमरान खान के बहुत से अहम करीबी साथी जो पब्लिकली ये कहते हैं जी कि हमें नहीं पता कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दील हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि यार प्लीज़ अगर खान साहब इनको जल्दी तब्दील कर दें तो अच्छा होगा। दो इशू सामने आएंगे अगर उस्मान बुज़दार साहब को चेंज करना है। एक तो यह कि कौन होगा उनकी रिप्लेसमेंट, पाकिस्तान तहरीक में से होगा, इत्तेहादियों में से होगा, यह फैसला कितना मुश्किल होगा हामिद मीर साहब। और दूसरा, जो इस वक्त मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली में वो बड़ी थिन मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और उनके अलाइज की 191 सीट्स इनकी हैं, 174 सीट्स ऑपोजिशन की हैं, 4 आजाद हैं। अगर कोई इन हाउस तब्दीली भी आती है तो जाहिर सी बात है जो इत्तेहादी हैं वो भी फिर निगोशिएट करना चाहेंगे, शायद वो बेहतर वजारतें मांगे, ज्यादा वजारतें मांगे और शायद अगर कोई इत्तेहादी किसी नाम पर इत्तेफाक ना करे तो वो ऑपोजिशन पार्टीज को भी ज्वाइन करने का ग्रुप सोच सकता है। ये कितना मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ के लिए? इमरान खान साहब जो हैं वो भले इसको माने या ना माने, उन्होंने अपने करीबी साथियों के साथ मशवरा किया है कि फ़र्ज़ करें हम उस्मान बुज़दार साहब को अगर रिप्लेस करना चाहें तो कौन मुनासिब आदमी है। तो उसके लिए इनिशियली जो मुस्लिम लीग काफ के स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने इसकी काफ़ी मुखालफत की, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को ना हटाएं। लेकिन फिर अब इमरान खान साहब की उनके साथ 1-2 मुलाकातें हुई हैं। अब उनके इर्द गिर्द जो है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं इस्लामाबाद में, मैं लाहौर वालों की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद वालों की बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि अभी तक चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उन्होंने हलफ नहीं लिया बतौर रुकन पंजाब असम्बली के। तो अगर वो रुकन पंजाब असम्बली के तौर पर हलफ ले लें तो वो भी एक उम्मीदवार बन सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोग अगर वो चौधरी निसार अली खान पे गौर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब असम्बली में जो पीटीआई के बहुत से अरकान हैं उनके साथ उनका नाम वो इसलिए नहीं ले रहे कि वहाँ पे ग्रुपिंग बहुत है। लेकिन इसके बावजूद हमें यह पता चला है कि 2-3 नाम ऐसे हैं पंजाब असम्बली में पीटीआई के जिनका नाम जो है वो इमरान खान साहब ने उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। तो हामिद मीर साहब, अगर इन हाउस तब्दीली आती है और जैसे हम कह रहे हैं कि बड़ी कम मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की पंजाब में, तो वहां पर ऑपोजिशन भी एक अपने पास अपॉर्चुनिटी देख रही है, कहीं ना कहीं मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी और कोशिश करेगी ऑपोजिशन के मिलकर हुकूमत बनाई, एक अपॉर्चुनिटी एक विंडो होगी ऑपोजिशन के पास।
बिल्कुल ऑपोजिशन के पास विंडो है, और ऑपोजिशन के जो कुछ रहनुमा हैं, हमजा शहबाज हैं और लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। उन्होंने काफ लीग के साथ भी रब्ता किया है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 7 वोट हैं पंजाब असम्बली में, कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ भी उनके राब्ते हैं। बस एक मसला ये है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं और कुछ जो विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर अपोजिशन जो है वो तो सिर्फ अपना जो नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है मुस्लिम लीग नून का, तो वो अपना नंबर जो है वो बहुत ही एक छोटी सी जो अकलीती पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट्स हैं, वो अपना वजन उनके पलड़े में डाल दें और तमाम अच्छी वजारतें उनको दे दें, तो ऐसी सूरत में भी वो उस्मान बुज़दार साहब को हटाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे पंजाब के जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में है, लेकिन अब उन्होंने तब्दीली पर गौर करना शुरू कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।